the discussion of the gratuity. Today we will start the discussion over another retirement benefit, and which is known as leave encashment under section 10 subsection 10AA. This is another important retirement benefit which is generally to be asked in the examination. So from that point of view, we will discuss in detail about the leave encashment. First of all, let us discuss the concept of this. Every salaried person as per labor law is entitled to a minimum number of paid leave. I'm talking about the paid leave every year. There are so many types of the leaves. One is casual leave, medical leaves, and privileged leaves or earned leave, which are known as paid leave. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि ये जो आपके पास कैजुअल लीव के बारे में क्या डिस्कशन है. देखिए, एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को बहुत सारी छुट्टियां देता है. उसमें एक होती है कैजुअल लीव. कैजुअल लीव, देखिए कैजुअल लीव में क्या है कि जनरली, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक महीने में एक मिलती है. तो इसका मतलब है कि एक साल में आपको 12 लीव्स मिलेंगी. कैजुअल लीव में क्या होता है कि अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपने एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने एक भी छुट्टी आपने अवेल नहीं करी एक साल में, तो आपके पास कितनी छुट्टियां बच गई? 12. तो क्या होगा? ये लैप्स हो जाएंगी. इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा. मान लीजिए कि आपने 12 में से 7 अवेल कर ली, अभी तक आपके पास 5 है, तो 5 भी क्या हो जाएंगी? लैप्स हो जाएंगी. इसका मतलब इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है. अब मैं आपको बात करता हूं प्रिविलेज्ड लीव्स की, सीधी ही बात करता हूं. ये है मेरी, जिसको हम बोलते हैं अर्न्ड लीव, विच इज नोन एज अर्न्ड लीव. जनरली मैं आप वैसे बता रहा हूं आपको. सपोज कीजिए कि अर्न लीव एक साल में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में 30 डेज मिलती है. 30 डेज. अब मान लीजिए कि इस साल आपने 10 डेज जो है वो अवेल कर लिए, छुट्टी अवेल कर ली, तो आपके पास बैलेंस कितनी रहेगी? 20 डेज. अब इस 20 डेज का क्या होगा? ये 20 डेज की जो छुट्टी है ना, ये आपकी लैप्स नहीं होगी, खत्म नहीं होगी. इसको हम बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड. अब नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि अब ये आपके खाते में कितनी होगी? 20 डेज. आज ये सेकेंड ईयर में. सेकेंड ईयर में क्या है, मान ली आपको कितनी छुट्टियां दी गई? 30 डेज. आपने अवेल करी नील, तो क्या होगा? 30 डेज की छुट्टियां आपके साथ और कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी. अब आपके खाते में कितनी हो जाएंगी? 50 डेज. इस तरह से क्या है कि आप कंटिन्यू करते रहते हैं, और एक डेट आती है जिस दिन आपकी रिटायरमेंट आ जाती है. ठीक है जी. और जिस दिन आपकी रिटायरमेंट आती है, तो उस दिन मान लीजिए कि आपके पास जो छुट्टियां हैं वो छुट्टियां मान लीजिए कि 300 डेज होगी. ठीक है. अब 300 डेज का क्या करेंगे? आप तो ना तो अवेल कर सकते हैं, उधर रिटायरमेंट है, तो एम्प्लॉयर आपको क्या करता है? 300 डेज के मंथ बना करके उतने महीने की आपको सैलरी दे देता है. उसको हम क्या बोलते हैं? लीव एनकैशमेंट बोलते हैं. लीव एनकैशमेंट. तो सिंपल लैंग्वेज में मुझे लगता है समझ आ गई होगी अब आपको. तो अब मैं इसको टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट करूंगा. तो हमने कहा एवरी सैलरीड पर्सन एज पर लेबर लॉ इज एंटाइटल्ड टू अ मिनिमम नंबर ऑफ पेड लीव. अब जैसे अर्न लीव था एवरी ईयर, जिसमें कि आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स कौन सी थी? जैसे कैजुअल लीव, मेडिकल लीव छोड़ देते हैं, एंड प्रिविलेज लीव. प्रिविलेज लीव का फायदा मिल रहा है आपको, और अर्नड लीव जिसको बोल सकता हूं, और जिनको हम क्या बोलते हैं? पेड लीव. कैजुअल लीव इज लैप्स हो जाती है, इसलिए इसमें कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन नहीं है, जो भी आपने बात करी. लेकिन जो अर्न लीव होगी, इसमें आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको अवेल करिए या अनयूटिलाइज को जो है वो नेक्स्ट उसमें ले जाइए. ओके.
दिस इज द ऑप्शन ऑफ कैरी फॉरवर्ड अनयूटिलाइज्ड पेड लीव। ठीक है, सो दिस वुड इनवेरिएबली लीव द एम्प्लॉय विद an accumulated unutilized leave balance at the time of retirement or resignation। जैसे मैंने भी आपसे शेयर किया कि इकट्ठे होते होते उस रिटायरमेंट का टाइम कितनी होगी, 300 दिन हो गई। वही बात करी मैंने, उसको मैंने टेक्निकल वर्ड्स में लिख दिया। एंड दिस कंपेल्स द एम्प्लॉयर टू कंपनसेट द अनयूटिलाइज्ड पेड लीव ऑफ द एम्प्लॉय। जो मैंने अभी बात करी 300 दिन की, वो एम्प्लॉयर अब क्या करेगा, वो उसको कंपनसेट करेगा और उतने महीने की उसको क्या दे देगा, वो सैलरी दे देगा। ठीक है जी। सो दिस कंसेप्ट इज बेटर नोन एज लीव एनकैशमेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे कंपनसेट करेगा कि जी लीव अलाउड लेस लीव्स टेकन बैलेंस लीव इनटू सैलरी पर डे, और ये आपके पास क्या बन जाएगी, लीव एनकैशमेंट। अब मुझे लगता है और कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। ओके, अच्छा, अब आपने क्या कर दिया कि लीव एनकैशमेंट के टाइम में आपने जितनी छुट्टियां आपके खाते में रिटायरमेंट के टाइम में या आपने रिजाइन करने के टाइम में जितने दिन की छुट्टियां आपके पास पड़ी हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। तो अब हम, ये तो था कंसेप्ट, अब हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ लीव एनकैशमेंट। इनकम टैक्स में इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। नेचुरली ये क्या है, एम्प्लॉय की इनकम होगी। अगर ये एम्प्लॉय की इनकम है तो उस केस में इस टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में लीव एनकैशमेंट के केस में एम्प्लॉयज को 3 तरह से उसको ये लीव एनकैशमेंट मिल सकती है। कैसे, ड्यूरिंग सर्विस, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ऑप्शन थी कि अवेल कर लो, अगर अवेल नहीं करने जाते तो उसको आप या तो कैरी फॉरवर्ड कर लो या ड्यूरिंग द सर्विस। अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं आपसे। अभी आप जॉब में ही हैं और उसी टाइम में आपने जितनी छुट्टी आपने अवेल नहीं करी उसके लिए बोला कि जी मुझे कैश में इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, लीव एनकैशमेंट बोलेंगे। अगर ड्यूरिंग सर्विस आप लेते हैं तो ये फुली टैक्सेबल होगी, माइंड में रखना ये बात। दूसरा है ऑन लीविंग जॉब और ऑन रिटायरमेंट, या तो आपने रिजाइन कर दिया या आप रिटायर हो गए। अब उस केस में क्या होगा कि ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पहले एम्प्लॉइज को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कौन आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, और इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में चलेंगे। तो यहां पे 2 ही कैटेगरीज होंगी। अगर वो लीव रिजाइन कर देता है या रिटायरमेंट ड्यू टू सुपर एनुएशन, एज हो गई उसकी वजह से उसको रिटायरमेंट होगी, और रिटायरमेंट के टाइम में अब उसके पास क्या है, अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ लीव है, और उन छुट्टियों को अब किस में कन्वर्ट कर रहा है, कैश में कन्वर्ट कर रहा है। और कैश में कन्वर्ट करने के साथ कौन सा एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में क्या होगा जी, एग्जम्प्ट होगा। तो आप भी यहां पे आप दुआ करेंगे कि जी मुझे क्वेश्चन कौन सा आए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, क्योंकि इजी है उसमें, क्योंकि इसमें एग्जम्पशन है। वो आपका लक है, इसलिए तैयार तो आपको पूरे के लिए होना है। हम तो आपसे कंसेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। रियल लाइफ में आपको किसी पर्सन की रिटर्न अगर फाइल करने आ जाए तो वो आपका असली एग्जाम होगा। आज ही अब हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में चलते हैं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। कौन कौन से, इन सब में जो कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। बहुत ध्यान से, पहली है आपके पास 3 लाख रुपए। ये क्या होती है जी, स्टैच्यूटरी लिमिट है। ठीक है जी, स्टैच्यूटरी लिमिट। अब तो आपको ध्यान हो गया कि स्टैच्यूटरी लिमिट क्या चीज होती है। लॉ के द्वारा इसकी लिमिट फिक्स कर दी जाती है, जैसे इनकम टैक्स लॉ ने यहां पे आपकी फिक्स कर दी है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। जितनी छुट्टी आपके पास थी उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दी,
और एम्प्लॉयर ने जो आपको एक्चुअल में पैसा दे दिया, वो आपका पास दूसरा फिगर आ गया। यहां आपको 4 फिगर चाहिए, मैं ये बता रहा हूं। तीसरी फिगर आएगी 10 मंथ्स सैलरी। अब वो जो 10 मंथ सैलरी है वो कैसी, यानी कि 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी। कौन सी जी? 10 मंथ इंटू एवरेज सैलरी। तभी लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 लास्ट मंथ्स ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। अब मैं आपसे ग्रेचुटी में हमने और इसमें जो क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां आपने क्या किया, 10 मंथ की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करी, लेकिन जिस महीने में वो रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ करके उससे पीछे के 10 महीने लिए थे। लेकिन इसलिए मैं अब यहां पे जो आपने 10 महीने की कैलकुलेशन करनी है, प्रोसीडिंग रिटायरमेंट डेट, यहां मंथ नहीं है, यहां डेट है। इसका मतलब वो महीना आएगा। अगर आप 31 दिसंबर को तो 31 से पीछे जो है वो 30 को, और महीना 30th का। तो आपने यहां पे जिस महीने में रिटायर हो रहा है उसको भी आपने इंक्लूड करना है, क्योंकि यहां मंथ नहीं है, यहां डेट है। ये फर्क है ग्रेचुटी और इसमें, तो जरा ध्यान रखना। तो यहां पे 10 मंथ्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई एवरेज सैलरी आ जाएगी। अब ये एवरेज सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करिए। अच्छा, क्योंकि पहले मुझे सैलरी चाहिए, उसके बाद हम बाकी मैंने आपको बता दिया कि 10 महीने की आपने पीछे की सैलरी लेनी और उसको फिर 10 से डिवाइड करना, और फिर आपके पास एवरेज सैलरी आ जाएगी। अच्छा, ये भी इजी है। चौथी फिगर जो है वो थोड़ा सा आपको वो टेक्निकल है। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और यहां पे भी आपने कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, एवरेज सैलरी के ऊपर कैलकुलेट करना है। और यहां पे जो आपने अर्नड लीव एंटाइटलमेंट जो होती है वो 30 दिन की होती है 1 साल में। आपने ध्यान रखना, अगर एम्प्लॉयर 30 दिन से ज्यादा भी देता है तो आपने सिर्फ 30 दिन तक को ही एंटाइटलमेंट माननी है, उससे ज्यादा नहीं माननी है। तो अभी मैं आपको ये बस बिल्कुल सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। थोड़ा टेक्निकल है इसलिए मैं आपको ये, वैसे तो ये टिप्स पे होते हैं कि जी स्टैट्यूटरी लिमिट इज 3 लाख रुपीज, सेकंड होता है एक्चुअल लीव सैलरी ड्यू रिसीव्ड, तीसरा होता है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, और चौथा होता है कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये क्या चीज होती है अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ये अब मैं बताऊंगा, और ये क्या चीज है ये भी मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं यहां वापिस आऊंगा। और तीसरा आ गया आपका डेथ। अगर बाय द वे इंप्लॉई सर्विस में था लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद क्या होगा, उसके पास अब जो छुट्टियां अर्नड लीव बची थी वो अर्नड लीव का बेनिफिट मिलेगा। अगर अर्नड लीव का बेनिफिट उसको मिलने वाला है लेकिन अब उसको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, लीगल हियर को मिलेगा, उत्तराधिकारी को मिलेगा। तो उत्तराधिकारी के हाथ में भी वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। दिस इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। यहां तक बात क्लियर होगी जी। तो अब मैं ये वाला जो पॉइंट है ये सारी की सारी मैं अब आपको डिस्कशन करके दूंगा, आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे पास जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उसकी बात हम यहां पे करेंगे। चलिए इसके साथ डिस्कशन करते हैं जिसकी वजह से आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो हमने कहा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। क्या क्या है, पहला है आपका एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मान गए जी, तो ये रेडीमेड फिगर होगी। उसके बाद है एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ, जो मैंने अभी आपको बताया, एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स लेना है। और 10 मंथ्स में मैंने आपको क्या बताया जी, जिस महीने में रिटायर होगा वो वाला भी आपने लेना है। अब मान लीजिए कि वो दिसंबर में रिटायर हुआ तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इस तरह से आपने पीछे को 10 महीने लेने हैं, और 10 महीने की सैलरी को का प्लस करना है, और प्लस करने के बाद उसको 10 से डिवाइड करना है। अगर तो वो 10 महीने एक जैसी सैलरी होगी तो वही फिगर आ जाएगी, और जहां पे सैलरी डिफरेंट होगी डिफरेंट मंथ्स में, वहां आपका एवरेज जो है वो अलग होगा। तीसरा आपके पास आता है स्टैट्यूटरी लिमिट, जो कि 3 लाख रुपए है। तो यहां तो आपको दिक्कत किसकी है, सिर्फ सैलरी की दिक्कत है, वो मैं आपकी दूर करूंगा। चौथा फिगर है हमारा, जो इसको हमने बोला था कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसको मैंने अब सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव।
आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव इनटू एवरेज सैलरी। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कहां चलते हैं, आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव क्या होती है। देखो आउटस्टैंडिंग लीव जो है वो क्या होगी, टोटल लीव एंटाइटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड सर्व। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं पार्ट ऑफ द ईयर्स आर इग्नोर्ड। मान लीजिए उसने 20 साल 4 महीने जॉब करी और उसके बाद वो रिटायर हो गया, तो ध्यान रखना हम सिर्फ इसको 20 ईयर 4 मंथ को क्या लेंगे, सिर्फ 20 ईयर्स लेंगे। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आप बोलेंगे 20 साल 8 महीने, तो भी 20 ही लगेंगे। यहां पे मंथ्स को क्या कर दिया, पार्ट ऑफ द ईयर इज इग्नोर्ड, ये जरा ध्यान रखना। तो टोटल लीव एंटाइटलमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड सर्व्ड। अच्छा, अब आपने एक और जो ध्यान आपने रखना है वो क्या है, एंटाइटलमेंट। मान लो आपका इंप्लॉयर आपको हर साल 45 दिन की छुट्टियां देता है, तो वहां आपने 45 इंटू 20 नहीं कर देना। अगर मैं आप बोलेंगे 900 डेज, नहीं करना आपने। यहां पे 45 और 30 डेज, क्योंकि 30 डेज इज द मैक्सिमम लिमिट, विच एवर इज लेस। तो यहां पे फिगर कौन सी आ जाएगी, 30 डेज। तो यहां पे 30 इंटू 20 इज इक्वल टू 600 होगा, ना कि 900। स्टूडेंट ये गलती करता है, इसलिए मैंने आपको नोट वहां पे क्या दे रखा है, ये वाला नोट दे रखा है। Earned leave entitlement cannot exceed 30 days for every years of actual service। क्लियर होगी जी बात यहां पे, ओके। तो अब आपने एंटाइटलमेंट सब क्लियर होगी जी। उसमें से अब आप मान लीजिए कि ये पहला मेरे पास कितना आ गया, 30 इंटू 20 इज इक्वल टू 600 डेज आ गया। उसमें से आपने माइनस क्या करना, पीरियड फॉर विच लीव इज अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। इसमें से आपने कितनी छुट्टियां अवेल कर ली हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए कि आपने 400 छुट्टी जो है वो अवेल कर ली है ड्यूरिंग द सर्विस। आपके पास कितनी रहेगी जी, 200 डेज रहेगी। उसमें से आपने फिर एक और माइनस करना, क्या, उसमें से आपने माइनस करना लीव फॉर विच एनकैशमेंट वाज टेकन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। मैंने अभी बताया सर्विस के दौरान अगर आपने कुछ छुट्टियों का इनकैशमेंट पहले करवा लिया है तो वो भी आपने माइनस कर देना। मान लीजिए कि उसने 30 दिन की छुट्टियों को पहले ही इनकैश करा लिया है, तो आपने 30 डेज को भी क्या कर देना, यहां से माइनस कर देना। आपके पास कितना रह गया, 170 डेज। और ये 170 डेज के आगे आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव आ गई, आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव। क्लियर हो गया जी। अब इसका मतलब कितनी एंटाइटलमेंट थी, कितनी छुट्टियां आपने अवेल कर ली हैं और कितनी छुट्टियों को आपने पहले ही एनकैश करवा के रखा हुआ है। इसमें से आपने ये दो फिगर माइनस कर देनी, जो आपके पास आएगा उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव। और आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज सैलरी के साथ। अब ये एवरेज सैलरी किसके ऊपर आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले मुझे क्या चाहिए, सैलरी। तो देखिए सैलरी की कैलकुलेशन कैसे होगी, सैलरी का मतलब होगा यहां बेसिक पे प्लस डीए इफ एंटर फॉर सर्विस बेनिफिट, ये मैंने आपको बता रखा है, प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, यानी कि कमीशन जो दिया जाएगा अगर वो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है तो पार्ट होगा, अगर नहीं होगा तो पार्ट नहीं होगा। ये मेरे पास सैलरी आ गई। अब आपने 10 महीने की जब सैलरी कैलकुलेट करनी है, जिस महीने में रिटायर हुआ वो भी इंक्लूड करना है, और उससे पिछले 10 महीनों में उसकी बेसिक पे प्लस डीए एंटर व सर्विस बेन प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर, तीनों को आपने ऐड करके उसको ऐड करना है और टोटल 10 महीने का, और उसको 10 से डिवाइड करना है। आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज सैलरी आ जाएगी। आ गया जी फिगर। तो आप बताइए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स। ठीक है जी, मतलब एवरेज सैलरी इंटू 10 मंथ्स कर लीजिए, एक ही बात है। स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी 3 लाख रुपीज है। आउटस्टैंडिंग अर्न लीव इंटू एवरेज सैलरी, इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी लेसर फिगर होगी, वो फिगर आपकी एग्जम्प्ट होगी, बाकी आपकी फिगर क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। तो मुझे लगता है कि अब ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अब दोबारा से आप यहां आ जाइएगा। तो हमने कहा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख रुपीज, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड 10 मंथ्स सैलरी
ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग रिटायरमेंट डेट, नॉट मंथ। ये आ गया जी। और कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम में आपके पास कितनी सैलरी ड्यू थी जिसको कि कैश में कन्वर्ट कर दिया जा सके, उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और यहां भी आपने कैलकुलेशन किससे करनी है, एवरेज सैलरी के साथ। लेकिन अब आपने अर्नड लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 डेज फॉर एवरी ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस। अब अगर आपको कहीं 60 दिन दे रखे हैं तो आपने 60 और 30 विच एवर इज लेस 30। अगर मान लो एंटाइटलमेंट 30 है, आपकी 20 मिलती है आपको, तो क्या होगा 20 चलेगी। ठीक है जी। तो एंटाइटलमेंट यानी कि 30 से वो एक्सीड नहीं कर सकती हर साल में। तो आज ये अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, कहता फॉलोइंग पार्टिकुलर्स हैव बीन फर्निश्ड बाय एक्स हु इज एन एम्प्लॉय इन ए प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको रिटायरमेंट के टाइम मिली है, ड्यूरिंग सर्विस मिली है, या डेथ के बाद मिली है। ये सारे प्रोविजन आपको क्लियर है। एक्स रिटायर्ड ऑन मार्च 31, 2020। ठीक है जी। पीरियड ऑफ सर्विस यहां रेडीमेड दे रखी है आपको, 15 ईयर्स एंड 5 मंथ्स है। ओके। लीव एंटाइटलमेंट पर मंथ दे रखी है। कई बार आपको ना वहां पे साल की दे रखी होगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है जी। लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस, जब मैं सर्विस में था तो उसने कितने दिन छुट्टी अवेल करी, 90 दिन की छुट्टी अवेल कर ली। ये भी रेडीमेड दे रखी है आपको। एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स एंडिंग ऑन मार्च 31, 2020। जिस महीने में रिटायर हो रहा है उस महीने में जो एवरेज सैलरी है वो 10,000 रुपए पर मंथ है। लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम में आपको जो लीव सैलरी रिसीव हो रही है दैट इज 1,20,000 रुपीज। ओके। कहता कंप्यूट द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इस असेसमेंट ईयर में इसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। ओके। तो चलिए जी, अब हम इसकी कैलकुलेशन, तो ये है हमारे पास सॉल्यूशन कि आपका टाइम जो है वो बर्बाद ना हो, इसलिए मैंने पहले ही सबसे पहले है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना था जी, 15 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। तो मैंने सिर्फ कितने लिखे 15 ईयर्स। क्यों लिखे, मैंने आपको क्या नोट बताया था, पार्ट ऑफ द ईयर इज इग्नोर्ड। तो आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, इसलिए हम सिर्फ क्या लेंगे 15 मंथ्स। लीव ड्यू पर ईयर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके। तो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू 36 डेज। लेकिन लीव ड्यू पर ईयर जो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है वो कितनी है 30 डेज। तो इसमें से हम क्या लेंगे 36 डेज और 30 डेज विच एवर इज लेस। तो इसलिए अब हमें क्या लेना पड़ेगा 30 डेज। तो हमारी रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी 30 डेज, क्योंकि यहां एक्सीड कर रहा था। एम्प्लॉयर जो मर्जी दे, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कौन दे कर रहा है, वो इनकम टैक्स प्रोविजन इसकी रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। तो आपने इनकम टैक्स की रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना है। 30 डेज हो गया। ओके। सो नाउ अर्नड लीव आउटस्टैंडिंग इन अ मंथ, तो कितने हो गए जी, अब यहां 36 नहीं लगेंगे, कितने लगेंगे जी 30। और कितने साल जॉब करी, एक साल में कितना 30 डेज, 15 साल में ये कितने हो गए 45 डेज। स्टूडेंट गलती क्या करता है 36 इंटू 15 कर देता है, नहीं करना। उसमें से इस साल उसने कितनी अवेल करी, कर दीजिए 90 डेज। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, माइनस एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, सर्विस के दौरान में इसने एनकैशमेंट कितनी करी, वो नील करी, इसलिए वो कितना हो गया 360 डेज। लेकिन मैंने इस यहां क्या लिखा इन मंथ्स, तो मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 30 से उसको क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, इसलिए कितने बन गए 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स मेरा क्या बन गया जी आउटस्टैंडिंगली। हाँ जी, बात क्लियर होगी जी। ओके। तो अब हमारे पास क्या कंडीशंस थी जी, अभी तो हमने डिस्कस करी। तो पहला आपके पास क्या आ गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। लो जी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 1,20,000। दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स, 10 महीने की एवरेज सैलरी मुझे रेडीमेड दे रखी है, तो मैंने क्या किया 10 इंटू 10,000 विच इज 1 लाख रुपीज। तीसरी मेरे पास क्या है, स्टैच्यूरी लिमिट है, और स्टैच्यूरी लिमिट कितनी है 3 लाख रुपीज है।
चौथी कितनी है जी, हमने कहा था जी आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव इनटू एवरेज सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव कितनी मैंने कैलकुलेट करी, 12 मंथ्स। मेरी एंटाइटलमेंट कितनी बनी 45, उसमें से मैंने कितनी अवेल कर रखी, इतनी। कितने को मैंने इनकैश कर रखा है, वो नील है, इसलिए 12 मंथ्स होगी। तो 12 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 1,10,000। तो इन चार फिगर में से अब आपको मिल गई, चारों फिगर में से जो सबसे कम होगी वो एग्जम्प्ट होगी, दैट वुड बी एग्जम्प्टेड। तो बताओ जी कौन सी फिगर है, 120, 1 लाख, 3 लाख, 120। सर 1 लाख रुपीज लीस्ट है इनमें से, तो एग्जम्प्टेड है। तो टैक्सेबल लीज सैलरी कितनी हुई, एक्चुअल कितनी मिली मुझे, 1,20,000। एग्जम्प्ट कितनी हो गई, 1 लाख। कहां से मिला मुझे, यहां से मिला, और बाकी क्या हो गई, टैक्सेबल। तो 20,000 मेरी कहां चली जाएगी, आउटर कॉलम में चली जाएगी। मुझे लगता है कि अब ये एप्लीकेशन आपको क्लियर होगी। तो अब आप दोबारा से आप यहां पे आ सकते हैं कि टैक्सेशन ऑफ द लीव सैलरी ड्यूरिंग सर्विस टैक्सेबल होगी। अगर आप जॉब छोड़ देते हैं और रिटायरमेंट है तो आपने देखना है पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्प्ट है, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 3 लाख रुपीज लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर द लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट डेट, और कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिसमें कि आपने ये वाला ध्यान 30 डेज और ये 10 महीने में आपने जिस मंथ में आप रिटायर हो रहे हैं वो भी लेना है, जबकि ग्रेचुइटी में उसको नहीं लेते हैं। और अगर डेथ के टाइम मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आई होप कि लीव एनकैशमेंट आपका क्लियर हो गया होगा।